उदाहरण के लिए एयर इंडिया को टाटा एंड सन्स, उदाहरण के लिए एयर इंडिया को टाटा एंड सन्स के मालिकाना हक में दे दिया गया है, मालिकाना हक में दे दिया गया है, किंतु मालिकाना हक में दे दिया गया है किंतु नागरिक उड्डयन के स्तर पर दो दो नियामकीय संस्थान गठित कर लिए गए, नियामकीय संस्थान गठित कर लिए गए हैं जो 1950 से 70 के भारत की याद को ताजा करते हैं, जो 1950 से 70 के भारत की याद को ताजा करते हैं, जिसमें इंस्पेक्टर कोटा परमिट राज, इंस्पेक्टर कोटा परमिट राज, लाइसेंसिंग, मात्रात्मक बंधन क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस और कई तरह के नियम विनियम, कई तरह के मात्रात्मक बंधन और कई तरह के नियम विनियम बाजार के ऊपर लाद दिए जाते थे। अतः इससे पुनः राज्यवाद, स्टेटिज्म, राज्यवाद, अति राज्यवाद ले लीजिए, इससे पुनः ओवर स्टेटिज्म, अति राज्यवाद के विकसित होने का खतरा बना हुआ है, खतरा बना हुआ है। अतः तीव्र गति से विनियामकीय संगठन नहीं बनाए जाने चाहिए, है ना। कोई भी चीज का अति नहीं होना चाहिए। अब अमेरिका में ये है तो हम आज ही बना लें, अभी बना लें, एक नहीं हजारों बना लें, रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो फिर गड़बड़ होगा, ठीक है। तो ये विकासशील देशों में कंट्रोल का अभाव है, ये सब क्या है, इनके गवर्नेंस का फ्लॉज है। इस पर अभी भी सवाल पूछा नहीं, चलवाना है चलवा देते हैं, कोई है नहीं चलाने वाला, बुलाते हैं अभी, क्वेश्चन लिख। विनियामकीय संस्थाओं की बढ़ती संख्या, विनियामकीय संस्थाओं की बढ़ती संख्या, इधर एसी चला दीजिए, इनकी बढ़ती संख्या से गुड गवर्नेंस को स्थापित नहीं किया जा सकता है। और तीव्रता से गठित विनियामकीय संस्थानों ने पुनः राज्यवाद का विस्तार किया है। आलोचनात्मक परीक्षण करें। तीव्रता से गठित विनियामकीय संस्थानों ने पुनः राज्यवाद का विस्तार किया है। क्रिटिकली एग्जामिन, आलोचनात्मक परीक्षण करें। 150। आप पहले बताएंगे कि ये क्या है, एक डायग्राम बनाएंगे भूमिका, और फिर बोलेंगे कि अति कर रहे हैं हम लोग, इतना नहीं करना चाहिए, ऐसे संस्थाएं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं हो, नहीं तो इससे फिर पहले जैसा इंडिया हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी में मोनोपोली बढ़ जाएगी, कंपटीशन कम होगा, गोपनीयता बढ़ने लगेगी, प्रक्रियाएं बहुत लाद देगा मार्केट के ऊपर, लाइसेंसिंग और निर्देशन बहुत दिए जाने लगेंगे, मार्केट फ्रस्ट्रेट हो जाएंगी, यहाँ से निवेश बाहर जाने लगेंगे, अंतरराष्ट्रीय निवेश हमारे यहाँ कम होने लगेंगे, और इस तरीके से विकास की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। तो गवर्नेंस नहीं होगा, बैड गवर्नेंस हो जाएगा, गुड गवर्नेंस हम ऐसे नहीं कर सकते। ऐसी हवाबाजी किया जाता है ना। यूपीएससी का एग्जाम हल्का एग्जाम वर्ल्ड में है कोई, बस उसके लायक थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग करने आना चाहिए, हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना, ये दो चीज की ट्यूनिंग अगर करने आ जाए बात हो गया। पीसीएस बहुत टफ है, आसान नहीं है, बहुत फैक्ट्स ये वो करना पड़ेगा। पीटी ही ऐसा है, जल्दी का छोटा छोटा इतना पूछेंगे, बड़ा छोटा ऊंचा नीचा, कि बस बूझो तो जाने टाइप का हो जाएगा। यहाँ तो थोड़ा सा क्या है कि आपका एक अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं अगर ट्यूनिंग हर चीजों में, इस तरह से सवाल पूछते हैं। क्वेश्चन आप ठीक से देखेंगे ना तो आपका, जैसे गवर्नेंस में तो आपको होने लगा होगा, अनेकों क्वेश्चन तो हम नहीं दिखाए आपको, अब आज भी देखे, कल भी देखे थे, हर दिन देख रहे हैं आप यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, और आप कंटेंट पढ़ गए, तो कंटेंट और क्वेश्चन का सीधा संबंध आपको नजर आ रहा है। ये बस आप ट्यूनिंग फिक्स कर लीजिए, सभी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, बाकी जगह पर, तो ठीक हो जाएगा। ये ट्यूनिंग नहीं रहेगा ना, पढ़े कुछ आया कुछ, इसमें फिर दिक्कत होता है। तो उसका उपाय यही है कि पढ़ते समय क्वेश्चन देखते रहें और उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर लें कि इतने फ्रीक्वेंसी पे पकड़ में नहीं आ रहा है, इतने फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है। तो मछली स्लिप कर रही है तो हाथ में कांटे लगा लें कि देखो एक ही बार में पकड़ में आया, हाँ हो गया। अब एक चैप्टर है जिसका नाम है अर्ध न्यायिक संगठन, और हमें पढ़ना तो ट्राइब्यूनल है, अर्ध न्यायिक संगठन। संगठन पढ़ते पढ़ते आप थक तो नहीं गए, संगठन, ये संगठन वो संगठन, क्वासी जुडिशियल
ऐसे ही सब छोटा मोटा है, हल्का फुल्का चीज, कहां स्ट्रेस होगा। लिखो, अर्ध न्यायिक संगठन, अर्ध न्यायिक संगठन ऐसे संस्थान होते हैं, लिखना है, अंडरलाइन करके लिख दीजिए। अर्ध न्यायिक संगठन ऐसे संस्थान होते हैं जिसमें न्यायाधीश के रूप में, न्यायाधीश के रूप में गैर न्यायिक, न्यायाधीश के रूप में गैर न्यायिक व्यवसाय, गैर न्यायिक व्यवसाय यथा प्रशासन एवं अन्य, प्रशासन एवं अन्य व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति पदस्थापित होते हैं, पदस्थापित होते हैं। पैराग्राफ छोड़कर, ऐसे संगठन पदस्थापित होते हैं, पैराग्राफ छोड़कर, ऐसे संगठन निम्नांकित प्रकृति व विशिष्टताओं से युक्त होते हैं, निम्नांकित प्रकृति व विशिष्टताओं से युक्त होते हैं। कुछ पॉइंट्स में पहला ड्राफ्ट, इसमें न्यायपालिका की भांति, न्यायपालिका की भांति कुछ प्रक्रियाएं, न्यायपालिका की भांति कुछ प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना, अर्ध न्यायिक संगठन, जैसे न्यायाधीश के यहाँ जाएंगे, सामान्य न्यायालय में जाएंगे तो कोर्ट होगा, कुछ कोर्ट फीस जमा करना पड़ेगा, एक बैठेगा दरबार और उसके बाद आपका विचार होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ उसी तरह के इसकी टीम होती है, आयोग होते हैं या डायरेक्टर्स और चेयरपर्सन मिलकर मीटिंग करेंगे कि जियो का मामला सही है कि एयरटेल सही है, उसी तरह से काम होता है। दूसरा, ये ऐसे संगठन होते हैं, ये ऐसे संगठन होते हैं जो सिर्फ साक्ष्य के आधार पर कार्य नहीं करते, ये ऐसे संगठन होते हैं जो सिर्फ साक्ष्य के आधार पर कार्य नहीं करते, बल्कि नागरिकों अवलिक ग्राहकों के हित में, नागरिकों अवलिक ग्राहकों के हित में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उस पर कार्य करते हैं। जबकि न्यायपालिका साक्ष्य के आधार पर काम करती है, साक्ष्य के आधार पर काम करती, ठीक है। तो देखो भाई, न्यायिक अर्ध न्यायिक में अंतर क्या है। जब न्यायाधीश की कुर्सी पर गैर न्यायिक ऑक्यूपेशन का कोई व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, जैसे ट्राई है ना, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया या कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये सब अर्ध न्यायिक संगठन, प्रशासनिक अधिकारी न्यायाधीश के रूप में बैठा है। आप लोग आईएएस बनेंगे, रिटायरमेंट के बाद ऐसे संगठनों में आप बैठेंगे। और क्या अंतर है, अगर न्यायपालिका के पास जाएंगे, कहेंगे कि ऐसा हुआ तो कहेगा साक्ष्य लाओ, बिना साक्ष्य का काम एविडेंस एक्ट, उसके बिना नहीं करेगा। ये ऐसा नहीं, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा यूपीएससी का और एडमिट कार्ड नहीं आया, ना हो ऐसा आपके साथ, लेकिन ऐसा होता है तो कहां जाएंगे, सामान्य न्यायालय। जैसे उन्होंने कंपनी के बारे में कहा, सामान्य न्यायालय 20 साल बाद सजा होगा, 20 साल बाद उसका न्याय होगा, अन्याय का जैसा लगेगा। कहां जाना चाहिए, कैट में। आपके लिए भी, आप आईएएस आईपीएस नहीं बने हो तो भी भर्ती की प्रक्रिया में अगर कुछ दिक्कत है तो आप कहां जाओगे। अगर सैटरडे भी है और कल संडे को पीटी होने वाला है, बहुत तरह के रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरा, उसमें कोई क्लिक नहीं किया, आपने एलिजिबिलिटी या कुछ पैसा नहीं जमा हो पाया, जो भी है। यूपीएससी को फेल करने का मन करते रहता है ऐसे, पहले तो 50-60 हजार फॉर्म ऐसे ही वो हटा देंगे, चलो चलो तुम फेल हो जाओ, तुम्हारा रिजेक्ट, तुम्हारा नहीं जाएगा। सामान्य न्यायालय में जाओगे तो हियरिंग होगी, कब का वो बहुत बीमारी है उनके पास, इस बीमारी के लिए टाइम नहीं है, लंबा जाएगा और फिर इन्हीं का सहारा लेकर करेंगे 20 साल बाद। यहाँ पर जाओगे तो देन एंड देयर, चूंकि एक कस्टमर के हित की बात, और वो यूपीएससी से पूछेंगे कि अरे भाई लोकतंत्र में एक बच्चे ने गलती कर दिया तो तुम 20 दिन पहले पूछ लेते, एक मेल भेज के, एक कागज भेज देते कि सुधार लो, नहीं तो तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं जाएगा। सीधे मना कर दिया, रिजेक्ट। ऐसा कैसे किया, चलो उसको अभी दो। तो सैटरडे को रात में भी ना कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी यूपीएससी का सेक्रेटरी बुला के आपको एडमिट कार्ड देगा, बच्चे जाओ एग्जाम दो, चाणक्यपुरी नहीं दे देगा, वहीं पे बगल में, या हमारे यहीं बैठ जाओ, यहीं रोल नंबर है तुम्हारा। इसका नाम है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, है ना। अब ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, 30,000 कोर्ट, इसमें जाओगे काम नहीं होता। और भी सुनाता हूँ कहानी, इससे आपको समझ बनेगा, गवर्नेंस पढ़ने से अंडरस्टैंडिंग होगी। मान लीजिए रेलवे में आपने सामान भेजा, ठीक है, तो सामान चला गया कहीं और, लखनऊ जाना था, चला गया चेन्नई, ठीक है, सामान टूट गया, खराब हो गया, 4-5 लाख का नुकसान हो गया। आप कोर्ट में जा रहे हैं, सामान्य न्यायालय, 30,000 कोर्ट, यहाँ सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अब जाइए, होगा 20 साल बाद। रेलवे रेट ट्रिब्यूनल में जाओ, 1 दिन में, 2 दिन में, त्वरित न्याय, सस्ता न्याय, जल्दी न्याय, साक्ष्य के आधार पर ही नहीं, क्या होना चाहिए के आधार पर। वो ये नहीं पूछेगा कि हाँ जी आप कहोगे सर हमारा पलंग टूट गया, ये हो गया, वो सामान भेजा था खराब हो गया, तो एविडेंस नहीं मांगेगा, फोटो दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ, नहीं। पहले तो वो अथॉरिटी को पकड़ेगा कि ये कस्टमर लखनऊ भेज रहा था, तुम चेन्नई कैसे भेज दिए, इतना ध्यान नहीं रखेगा, चलो तुम इसको 10 लाख रुपए जुर्माना भरो। आपका काम हो गया, सामान 3-4 लाख का था, काम निकल गया पहले ही। कहाँ जाना चाहिए, नया नया पलंग खरीद लो। रेलवे रेट ट्रिब्यूनल, बिजली का झगड़ा हो जाए, मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी है, उसका बिजली का बिल आ जाए 1.5 लाख रुपए, अब उसने इतना यूज ही नहीं किया है, होता है ऐसा, खूब होता है। और
अब वो परेशान है, क्योंकि वो रिक्शा वाला है, इतना पैसा होता नहीं है, कुछ ही दिनों में इतना जमा कर नहीं पाएगा, उसके बाद लोग आएंगे डांटेंगे, बिजली काट के चले जाए, अंधेरे में रहे। अगर वो जाता है सामान्य न्यायालय, हुजूर बहादुर बिजली काट लिया हमारा, तो 20 साल बाद उसका न्याय अन्याय के जैसा होगा। कहां जाना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इराई, विनियामकीय प्राधिकरण में जाना चाहिए, और 2 मिनट में यहां पे मामला हो जाए। झुग्गियों में जो होता है या ऐसे कमजोर बस्तियों में जिस व्यक्ति का इंडिविजुअल का घर है, वहां पे कमर्शियल रेट चलाए कैसे तुम, और इतना फ्री में देना चाहिए। इस व्यक्ति से शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने बिलिंग कैसे कर दिया। पहले तो बिना किसी एविडेंस के कि उसने चोरी किया कि कैसे किया, उनको सजा सुना देगा तुरंत, इसी के लिए बैठा है वो, ग्राहक के हित के लिए। लेकिन हम लोग जानते नहीं है, हम लोग जानते हैं लोकपाल, है ना। तो जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था ना, एक आंदोलन भारत में ऐसा हो जो लोगों को समझा दे कि कौन सी बीमारी के लिए कौन से हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ये ऐसी बात है कि ठीक आया, हम चले गए एम्स में, तुरंत भगा देगा, जाओ गर्म पानी पियो, ठीक हो जाएगा। कुछ बड़ा चीज होगा, कैंसर वंसर हो, कुछ उसके लेवल का होता है ना, देखेगा मामला। कहने का मतलब है कि सही जगह पर हम जाएं तो बात बनेगी। भारत के नागरिकों को अपने नागरिक अधिकार के बारे में अवेयरनेस नहीं होती। कम से कम एक आंदोलन चला दिए होते, रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है, इसका आम नागरिकों पर क्या असर पड़ता है, ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, उसका आम नागरिकों पर क्या असर पड़ता है, तो ही भला हो गया होता। ठीक है, लिख दीजिए आगे। प्रकृति हम लोग लिख रहे हैं और हमने 1-2 बात की है, आगे लिखते जाइए। यह ऐसे संस्थान होते हैं, अर्धन्यायिक संगठन में ही अगला पॉइंट, हाँ, प्रकृति या विशिष्टताओं में, यह ऐसे संस्थान होते हैं जो सस्ता न्याय उपलब्ध कराते हैं, मतलब कोर्ट का फीस ज्यादा नहीं लगता। हम लोग लेते हैं, हालांकि हम लोग बहुत फाइनेस्ट मॉडल नहीं अपनाए हैं, सस्ता न्याय उपलब्ध कराते हैं। अर्धन्यायिक संगठन, अगला पॉइंट, अर्धन्यायिक संगठन, अर्धन्यायिक संगठन त्वरित न्याय उपलब्ध कराता है ना। नेक्स्ट, इसकी प्रक्रियाएं सामान्य न्यायालयों की भांति जटिल नहीं होती हैं। ठीक है, जटिल नहीं होती, इसकी प्रकृति है। पैराग्राफ छोड़ दीजिए। अर्धन्यायिक संगठन के महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में हम विनियामकीय प्राधिकरणों को, और ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण को देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने रेगुलेटरी अथॉरिटी देखा है, नीचे एक छोटा सा टाइटल दे दिया, ट्रिब्यूनल, न्यायाधिकरण, डैश देकर। यह एक अर्धन्यायिक संगठन होता है, जो त्वरित सस्ता कम प्रक्रियाओं से युक्त न्याय, जस्टिस उपलब्ध कराता है। अब जैसे ही कहा कि अर्धन्यायिक संगठन है, मतलब इसमें न्यायाधीश के रूप में गैर नॉन जुडिशियल ऑक्यूपेशन के लोग होंगे, यानी आईएएस ऑफिसर्स हो सकते हैं, दूसरे के लिए हो सकते हैं। हम लोग कैसे कैसे बनाते हैं, नीचे लिख दीजिए गठन। इनका गठन कैसे होगा? तो गठन के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जगह व्यवस्थाएं रखी हैं, लेकिन इसकी संस्थाएं संवैधानिक नहीं होती, स्टैट्यूटरी होती। ठीक है, जैसे एक तो आर्टिकल 323A से हम बनाते हैं, इससे हम क्या बनाएंगे? प्रशासनिक न्यायाधिकरण। लिखते जाइए, गठन में प्रशासनिक न्यायाधिकरण हम बनाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जैसे हमने बनाया भी है, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाया। आर्टिकल 323B के तहत हम अन्य उद्देश्य के लिए बनाते हैं, अन्य उद्देश्यों के लिए न्यायाधिकरण हम बनाते हैं, है ना। जैसे रेलवे रेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, हमने ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया है, ढेर सारे ट्रिब्यूनल हमने बनाए। ये दोनों ही प्रावधान इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट करके डलवाए थे, जो सिविल सेवा का चैप्टर ना 308 से 323 वाला, जिसमें लोक सेवा आयोग ये सब है। तो 323A में प्रशासनिक न्यायाधिकरण, और उसके बाद अन्य उद्देश्य के लिए, यानी प्रशासनिक न्यायाधिकरण में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए न्यायाधिकरण बनता है, उनकी भर्ती पदोन्नति से संबंधित मामले देखने के लिए। उसके बाद अन्य उद्देश्य के लिए, जैसे रेलवे रेट, इनकम टैक्स, बिजली, इसके लिए, है ना, या पर्यावरण के लिए अलग से हम बना सकते हैं, है ना। ढेर सारा हमने ट्रिब्यूनल बनाया है, और राजीव गांधी ने इस पे इनिशिएटिव खूब लिया था, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए बड़े जाने माने प्रधानमंत्री रहे। एक आर्टिकल है 262 का, जो नदियों से संबंधित विवाद के निपटारे के लिए, नदियों से संबंधित विवाद निपटारा, इनके लिए ये होते हैं। ठीक है, ये 3 ग्राउंड हमारे पास हैं। पैराग्राफ छोड़कर उदाहरण लिख दीजिए कुछ। संविधान में उपर्युक्त 3 आधारों पर, संविधान में उपर्युक्त आधारों पर संसद के द्वारा कानून पारित करके, संसद के द्वारा कानून पारित करके न्यायाधिकरणों का गठन
न्यायाधिकरणों का गठन, संसद के द्वारा कानून पारित करके न्यायाधिकरणों का, ट्राइब्यूनल्स का गठन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए 1985 में संसदीय कानून से 1985 में संसदीय कानून से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल पढ़ाएंगे। इस पर सवाल भी आया है, ये कहीं नहीं लिखा है लेकिन ट्राइब्यूनल लिखा है तो आएगा, है ना, आ चुका है। अभी भी बहुत डायमेंशन है जो पूछे जाएंगे। 1985 में संसदीय कानून से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ठीक है, ये ध्यान रहे कि केंद्र के लेवल पे हो या राज्य के लेवल पे हो, ट्राइब्यूनल को बनाना बिगाड़ना संसद के हाथ में। लिखवा दिया है, कभी कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सारे राज्यों में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी थे, जैसे मध्य प्रदेश में ही था। 2003 में उसको समाप्त करवा दिया, जब वहां पे दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। उस समय केंद्रीय कानून से वहां पे हटाया गया। तमिलनाडु में बना बिगड़ा, असम में बना बिगड़ा, जो भी होगा बनाना बिगाड़ना किसके हाथ में है? संसद के हाथ में। सोचना है कि ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, रटना नहीं है कि इस लिस्ट में ये लिखा है कि नहीं लिखा है। सोचना यह है कि ऐसा क्यों होगा। जितने पब्लिक इंटरेस्ट के बड़े टारगेट हैं वो संविधान बनाने वालों ने संघ के हाथ में दिए हुए। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ट्राइब्यूनल से क्या मिलता है? न्याय मिलेगा। और ट्राइब्यूनल ऐसे होंगे कि कई बार प्रशासनिक संगठनों के विरुद्ध भी बनाए जाएंगे। कई बार प्रशासन और नागरिक के बीच का जो विवाद होता है उसका निपटारा ये करते हैं। आप ऐसा समझिए, हमारे विवाद कैसे कैसे होंगे, डिस्प्यूट्स के टाइप क्या होंगे? तो नागरिक लड़ गए, नागरिक दो लोग आपस में लड़ गए, आप लोग नहीं, कोई बाहर के, ऐसे हो गए। कहां जाएगा मामला? ये सामान्य न्यायालय। सामान्य न्यायालय क्या हायरार्की है इसकी? ऐसी हायरार्की है, सबऑर्डिनेट कोर्ट यहां जाएगा पहले, इसका अपील हाई कोर्ट और फिर कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। ऐसा क्रिमिनल केस जैसा जिस नेचर का है धीरे धीरे जाएगा। ऐसा झगड़ा हो सकता है। और क्या झगड़ा होगा हमारे यहाँ? और झगड़ा है सरकार। अब ये सरकार का झगड़ा भी देख लेते हैं कैसा कैसा हो। एक तरफ केंद्र सरकार, दूसरी तरफ राज्य सरकार। एक ये हो सकता है, एक तरफ एक राज्य सरकार, दूसरी तरफ दूसरी राज्य। नदी के मामले पे, वन के मामले पे, डकैत के मामले पर कि भाई वहां का डकैत हमारे यहाँ गड़बड़ करके भाग जाता है ना, लॉ एंड ऑर्डर का। ऐसा हो सकता है, कई चीजें हैं। राज्य हो सकता है, संघ राज्य हो सकता है। और तीसरे तरह का हो सकता है कि केंद्र सरकार और कुछ राज्य एक तरफ और कुछ राज्य दूसरे तरफ। ये तीन ही तरह का बनेगा सरकार। ये कहां जाएगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट। क्यों? आर्टिकल 131 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद याचिका, आर्टिकल 71 सीधे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में लैंड करता है। कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय। और ये क्या है? संघीय विवाद। संघीय विवाद कहां जाएगा? कहीं और नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट। सरकार पर लड़ाई होगा तो यहां। अब क्या लड़ाई हो सकता है? अब लड़ाई होगा प्रशासन का, गवर्नेंस वर्सेस सिटीजन, प्रशासन और नागरिक का। जैसे हमने कहा कि आपने भेजा लखनऊ, चला गया चेन्नई, है ना। इनकम टैक्स में आपका इनकम टैक्स का टीडीएस कुछ काटा गया और आपके एजेंसियों ने लाद दिया। बिजली की सेवाएं आपने ली, आपने इतना कंज्यूम नहीं किया, 2 लाख रुपए बिल आपके ऊपर लाद दिया गया। तो प्रशासन और नागरिक के बीच का झगड़ा कहा जाता है ट्राइब्यूनल। कहां जाएगा? कोई कष्ट, तो कोई भी झगड़ा होगा ये तो स्टेट वर्सेस इंडिविजुअल होगा, प्रशासन वर्सेस इंडिविजुअल होगा। अब ये बताइए कि राज्य सरकार ज्यादा सीरियस रहती है नागरिकों के लिए कि केंद्र सरकार? आप केंद्रीय एजेंसियों पे ज्यादा बिलीव करेंगे कि राज्य की एजेंसियों पर? जैसे 2-4 नाम ले लेते हैं एजेंसियों का, राज्य की पुलिस और केंद्र की पुलिस। मतलब आप अगर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ कहीं जम्मू कश्मीर घूमने जा रहे हैं तो आपके मन में कैसा विश्वास है? कुछ होने वाला नहीं। और अगर आप स्टेट पुलिस की गाड़ी में बैठे हैं तो विश्वास है कि नहीं है? कह नहीं सकते कि कब गाड़ी 200 फीट ऊपर, है ना। समझ में आया? कुछ भी उठा लीजिए, आप कर ही नहीं सकते मुकाबला। पीएसयू में नहीं कर सकते, सर्विस सेक्टर में नहीं कर सकते। तो हम अगर स्टेट्स के हाथ में दे देते, कष्ट होता कि नहीं होता? अब कभी आपको दिक्कत होगा नहीं अगर प्रीलिम्स टाइप का कोई एग्जाम है तो। नीचे आ जाइए, प्रकार, ट्राइब्यूनल के प्रकार। बीच में ऐसा लाइन खींच दीजिए। हमने 2 तरह के ट्राइब्यूनल्स बनाए। एक को कहते हैं एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन। दूसरा है कॉन्टिनेंटल टाइप, है ना, महाद्वीपीय प्रकार। ये 2 तरह के ट्राइब्यूनल होते हैं। ठीक है, ये ट्राइब्यूनल ऐसे होते हैं एंग्लो सेक्शन जहां जहां पे रूल ऑफ लॉ लागू है, जैसे यूके, इंडिया, यूएसए, ये ऐसे जगह। ये कॉन्टिनेंटल टाइप के कंट्री जहां रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रभाव ज्यादा है। ऐसा नहीं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, ऐसे देश में लाइक फ्रांस, है ना, जर्मनी, ऐसे देशों में। और कॉन्टिनेंटल टाइप के देश जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे चल रहे हैं, जैसे आप ब्लैक सी के बगल में रोमानिया, बुल्गारिया, ऊपर से शुरू करते हैं, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, माल्टा, ऐसे कंट्रीज जो हैं जहां एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का इंपैक्ट अधिक है। ब्रिटेन के विद्वान थे जिन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी, डाइसी उनका नाम था, बहुत अच्छे उन्होंने किताब लिखी, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को समझाया। 3 बातें ध्यान रखें। विधि सर्वोच्च है, नोबडी इज अबव द लॉ। और कानून के समक्ष समता, है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, ये सब आप पढ़े होंगे। तीसरी बात कि संविधान बड़ा नहीं है, नागरिक अधिकार बड़ा है ना। संविधान के स्रोत नागरिक अधिकार हैं। हम संविधान से शक्तियां नहीं ले रहे, हम उससे ज्यादा बड़े। हमने खुद अडॉप्ट किया है संविधान को। हम चाहे तो अमेंडमेंट करके उसमें चीजें बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया, है ना। जैसे एजुकेशन के राइट्स हमने लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अधिकार है, कर्तव्य में कुछ डलवाया, तो हम अमेंडमेंट खुद ही करके उसमें कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ठीक उल्टे तरह की बात हम लोग करते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी के लिए विशेष कानून, आम नागरिकों के लिए सामान्य कानून।
फिर दूसरा जो होता है वो ये कि अगर प्रशासन कुछ गलती करे तो उसके भरपाई सरकार करेगी। और तीसरा है कि अगर प्रशासन और नागरिक के बीच झगड़ा होता है तो ट्राइब्यूनल में जाएगा, जहां प्रशासनिक अधिकारी बैठता है न्यायाधीश की कुर्सी पर, वो सामान्य न्यायालय में नहीं जाएगा। इस तरह का डिवीजन है। हमने जो ट्राइब्यूनल अपनाया उसमें क्या होता है, एक तो सामान्य न्यायालय का हायरार्की है, ये सामान्य न्यायालय चल रहा है हमारा, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन सभी देशों में ऐसा है। हमने जो ट्राइब्यूनल बनाया है सेपरेट बॉडी नहीं बनाया जिसका डिसीजन फाइनल हो, हमने इसी से प्लग कर लिया, हमने यहीं पे इनको जोड़ लिया। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्राइब्यूनल, आपको जो मन है लिख सकते हैं, ट्राइब्यूनल जैसे कैट है ना, अब इसका डिसीजन फाइनल नहीं होता है। ये जब बना था तो हाई कोर्ट के बराबर था 1985 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डाउन साइज कर दिया और अब इसके अगेंस्ट में अपील कहां जाएगा, हाई कोर्ट और फाइनली सुप्रीम कोर्ट। चाहे नदी के लिए बनाने जाओ, किसी के लिए कुछ करने जाओ, जैसे नदी के मामले में कोर्ट जाओगे ना तो कोर्ट कहेगी कि संसद के पास है सुप्रीम कोर्ट, ये हमारा मामला नहीं, 262 से ट्राइब्यूनल बनवा लो। अच्छा, जब ट्राइब्यूनल बना दिया जाएगा तो संसद कानून में लिखेगी भी कि इसका डिसीजन लगभग फाइनल है, लेकिन होगा नहीं क्योंकि रूल ऑफ लॉ का इंपैक्ट है। यहाँ पे कोई भी चीज जुडिशियल रिव्यू के बाहर नहीं जा सकती है, आप जानते हैं आर्टिकल 13, इसको अंडरमाइन आप कर ही नहीं सकते। कुछ भी राज्य यानी कि विधायिका और कार्यपालिका की कोई भी संस्था पदधारी जो मूल अधिकार में कटौती करने का काम किया, उस बहाने से हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। हमने बहुत जगह लिखा है, जैसे आईटी एक्ट हमने बनाया 2000 में कि कोई आपके फोटो क्रॉपिंग करके मिसयूज करे, कुछ कर ले, तो पहला अधिकारी डीएम है जहां कंप्लेन होगा आईटी का, उसके विरुद्ध ट्राइब्यूनल में होता है, साइबर ट्राइब्यूनल में, उसका डिसीजन फाइनल है, लेकिन धड़ल्ले से हाईकोर्ट के पास जा रहा है और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है, इसलिए कुछ भी होता नहीं है। ऐसी संरचनाएं हमने बनाई हैं, प्रक्रियात्मक जटिलताओं को हमने अपनाया हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ काम अच्छे से होता नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ के न्यायालय मतलब न्यायाधिकरण ट्राइब्यूनल्स बहुत इफेक्टिव नहीं, लेकिन इनके यहाँ के इफेक्टिव है। यहाँ पे एक जैसे सामान्य न्यायालय है, सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फ्रांस में भी है। पैरेलल यहाँ पे हायरार्की है जिसका डिसीजन अंतिम होगा। फ्रांस, जर्मनी एकात्मक यूनिटरी स्टेट्स है, जैसे पूरा फ्रांस जो है 90 जोन में बटा हुआ है, उस पर जिले को डिपार्टमेंट कहते हैं, उसके नीचे एरोडीजमेंट, कैंटोनमेंट, कम्यून, ऐसा है, क्षेत्रीय इकाइयां हैं लेकिन शक्तियां नहीं, केंद्र से ही गाइडेड होता है, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। तो सबसे टॉप पे जैसे आपने देखा कैट हमारे यहाँ संस्था है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसको इस तरह की संस्था यहाँ पर है जिसको हम कहते हैं काउंसिल डी इटेट, काउंसिल डी इटेट। अन्य पर्पस के लिए भी बनाएंगे ना, इसका डिसीजन फाइनल होता है। ट्राइब्यूनल की अपनी हायरार्की भले है, जैसे फ्रांस को ये मान लें कि ये फ्रांस का एक कोई जोन है, तो यहां पे नीचे यहां पे होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्स कहते हैं, इसके विरुद्ध अपील यहां होगा, लेकिन इसका डिसीजन फाइनल होता है, इसके विरुद्ध फिर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगी, ये बिल्कुल सेपरेट हायरार्की है, ये दोनों का पदसोपान एकदम अलग अलग है। ये संरचना अच्छी थी लेकिन हमने अपनाया नहीं। खतरनाक खिलाड़ी ऐसे भी कुछ लेंगे तो इतने आसानी से तो हम लेंगे नहीं, और इसीलिए आपको टेंशन होता है, क्यों? क्योंकि फिर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, पूछ चुकी है। आइए जरा दिखाएं आपको ताकि आपका समझ बूझ ठीक से बनता रहे। हाँ चलिए भाई, ये सवाल है, ये सवाल आया हुआ है। अब मान लीजिए हम सिर्फ संविधान के नजरिए से देखें, आप पढ़िए इसको, आप तो पढ़ चुके हैं, पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान करने में संवैधानिक प्रक्रियाएं समस्याओं को संबोधित करने व हल करने में असफल रही हैं, यहां तक आया। हाँ जी, ठीक बात रही, क्यों रही हैं? सिर्फ संविधान पढ़ के बताया जा सकता है? ये क्या है ट्राइब्यूनल? जैसे हम पॉलिटी, गवर्नेंस, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आंसर शुरू करें लिखना। यहाँ आर्टिकल 262 में राज्यों के विवाद निपटाने के लिए ट्राइब्यूनल की व्यवस्था है, संसद कानून बनाती है, फाइनल होता है संसद, ठीक हो गया। इसके बाद ये तो बहुत आगे कहना, छठा नंबर 2013 कम से कम 150 शब्द बोलना है। अब आगे, अब क्या होगा? अब यही काम है, गवर्नेंस जिसका नाम है, इसको नहीं जोड़ोगे तो बात बन नहीं पाएगी। अब आगे देखिए क्या यह असफलता संरचनात्मक, ये क्या है? संरचनात्मक। यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक या फिर दोनों के कारण हुई है, विवेचना करें तो कहना है हाँ, क्योंकि हमने क्या अपनाया है? एंग्लो सेक्शन टाइप का अपनाया हुआ, जिसमें ऐसा स्ट्रक्चर होता है। संसद कानून बनाएगी, कहा जाएगा कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन रूल ऑफ लॉ के नाम पर ये सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में पहुंच जाता है। एक्जैक्टली ऐसा इंडिपेंडेंस हमने नहीं रखा, ऐसी संरचना बना रखी। प्रक्रियाएं जटिल है ना, कोर्ट के जैसा फीस लेते हैं हम, सिर्फ साक्ष्य के आधार पर काम करते हैं यहाँ पे, जबकि वो क्या होना चाहिए के आधार पर वो काम करता है। वो फाइनेस्ट मॉडल है ट्राइब्यूनल का, हम ये फाइनेस्ट मॉडल नहीं, हम खिचड़ी मॉडल है, इसलिए हमारा काम क्या होता है? खराब हो जाता है। यही क्वेश्चन है, बात समझ में आ गया? ऐसे सवाल आते हैं। इस प्रश्न के उत्तर या ये प्रश्न आप पहले देखते होंगे, जैसे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ संविधान है, संविधान ही शुरू हुआ है, उसके बाद कहीं है। अच्छा, कितना परसेंट कंटेंट निकालेंगे वहां से? आर्टिकल 262 छोड़ करके, और हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे? क्या तो लिख दीजिए ना, लिख दीजिए, यही काम आएगा। चलिए, लाइन लंबा खींचना है, लंबी यात्रा होने वाली है। लेफ्ट साइड में लिखिए, बीच में एक लंबा लाइन खींच दीजिए। एंग्लो सेक्शन में लिखिए पहले, एंग्लो सेक्शन प्रकार के न्यायाधिकरण, एंग्लो सेक्शन प्रकार के न्यायाधिकरण भारत जैसी व्यवस्थाओं में अपनाए गए हैं, भारत जैसी व्यवस्थाओं में अपनाए गए हैं, अपनाए गए हैं, जिसकी संरचना ऐसी होती है, जिसकी संरचना ऐसी होती है, जिसकी संरचना ऐसी होती है, जिसमें सामान्य न्यायालय, जिसमें सामान्य न्यायालय, सामान्य न्यायालय और न्यायाधिकरण, सामान्य न्यायालय और न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण के पदसोपानिक, पदसोपानिक
ये जो दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? पद सोपान, पदानुक्रम, उच्चा नीच क्रम, कई तरह का नाम है। पद सोपान सबसे इजी नेम है। पद सोपानिक क्या लिखे हैं? व्यवस्थाएं। पद सोपानिक व्यवस्था। आप हायरार्की लिख दीजिए इंग्लिश में एक वर्ड, क्या बोलते हैं इसको? हायरार्की, HIERARCHY। पद सोपानिक व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं जैसा उपर्युक्त रेखाचित्र में देखने को मिलता है। जिसने डायग्राम नहीं बनाया वो लिख दे निम्नांकित और नीचे बना लीजिए फटाफट। उपर्युक्त रेखाचित्र में देखने को मिलता है या निम्नांकित रेखाचित्र में, उनके लिए जो डायग्राम नहीं बनाया फट से ही बनाइए, कनेक्ट कर लीजिए बस सबऑर्डिनेट कोर्ट के बराबर और इससे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ जाइए। खास करके हमने जो एग्जांपल लिया है ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, हो गया? डन? बनाइए, कोई बात लिख लीजिए। हट जाऊं मैं, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, आपको सवाल पूछना है, यही मॉडल अपनाया जाए। उस देश में भी रूल ऑफ लॉ है लेकिन वहां एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का प्रभाव ज्यादा है, तो हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का उतना प्रभाव नहीं है, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ होता है, खिचड़ी मॉडल है। ये दिक्कत यूएस में भी है, यही दिक्कत कहां है? ब्रिटेन में भी है। एक्चुअली में जो डाइसी है ना, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, गड़बड़ करने का सबसे बड़ा क्रेडिट डिस्क्रेडिट उन्हीं को जाता है। उन्होंने नागरिकों को बड़ा बताने के चक्कर में, है ना, लोगों को पागल बना दिया ये बता के, और उनको कहा कि फ्रांस वाले खराब हैं, हम अच्छे हैं, जबकि फ्रांस में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के नारे लगे हुए हैं। और अगर प्रशासन को उत्तरदायित्व बनाने के लिए नागरिकों को कोई त्रुटि के बाद कुछ भरपाई करता है तो और अच्छा ही है, नागरिक के हित में ही करता है। और फ्रांस में इसको बदनाम किया जा रहा था यूके के द्वारा कि काउंसिल डी स्टेट में प्रशासनिक अधिकारी बैठेगा। झगड़ा किसका है? प्रशासन का और नागरिक का, और दोनों में से तीसरा पक्ष होना चाहिए न्यायाधीश, जो कि सामान्य न्यायालय में होता है। लेकिन यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी होगा तो क्या हुआ? नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है उसके अगेंस्ट में, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस से कहता है कि जब दो पार्टी के बीच में झगड़ा हो तो थर्ड पार्टी न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं जी, वहां पे प्रशासनिक अधिकारी को रखे तो सेकंड पार्टी हो गया न्यायाधीश, थर्ड पार्टी हुआ नहीं, तो भेदभाव कर सकता है। लेकिन फ्रांस में हुआ क्या? मैक्सिमम डिसीजन जनता के पक्ष में गया। तो ये सब उनकी वजह से ऐसा बना दिया गया और एक बदनामी मिल गई ट्राइब्यूनल्स की कि इसको ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब सेपरेट करने से ना भयभीत बना दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको माथा पे रखे रहते हैं, कुछ गड़बड़ ना होते। ये दिक्कत है। लिख दीजिए, इसके परिणाम स्वरूप, इसी में लेफ्ट में ही, इसके परिणाम स्वरूप न्यायाधिकरणों के निर्णयन अंतिम नहीं हो पाते, क्योंकि यहीं पे मामला फंसा रहेगा 20 साल बाद, है ना, ये मामला चलेगा। दाहिने साइड आइए, कॉन्टिनेंटल प्रकार। इसमें सामान्य न्यायालय जो आपको दिख रहा है, ये है सामान्य न्यायालय। इसमें सामान्य न्यायालय और न्यायाधिकरण का पद सोपान ब्रैकेट में हायरार्की, HIERARCHY का पद सोपान अलग अलग होता है, सेपरेट होता है। और उच्च स्तर के न्यायाधिकरण के निर्णय अंतिम होते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस में काउंसिल डी इटेट, ऐसा लिख दीजिए, काउंसिल डी इटेट। उदाहरण के लिए फ्रांस में काउंसिल डी इटेट, ये कैट की जैसी संस्था है। काउंसिल डी इटेट के निर्णय अंतिम होते हैं, काउंसिल डी इटेट के निर्णय अंतिम होते हैं और उसके विरुद्ध सामान्य न्यायालय में अपील नहीं की जाती। उसके विरुद्ध सामान्य न्यायालय में अपील नहीं की जाती। ठीक है, अगला सवाल, अगला पॉइंट लेफ्ट साइड में, एंग्लो सेक्शन में नेक्स्ट पॉइंट, यह साक्ष्य के आधार पर कार्य करता है। यह साक्ष्य के आधार पर कार्य करता है, मतलब कुल मिला के सामान्य न्यायालय टाइप का है, ले देकर वही है। दाहिने साइड में यह सिर्फ साक्ष्य के आधार पर काम नहीं करता बल्कि ग्राहक के हित को ध्यान में रखता है। कॉन्टिनेंटल में ग्राहक के हित को ध्यान में रखता है। लेफ्ट साइड में इसमें प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह के न्यायाधीश होते हैं। हमने खिचड़ी मॉडल अपनाया है, प्रशासनिक और न्यायिक दोनों तरह के न्यायाधीश होते हैं। मतलब ट्रैक, जैसे कैट में देखेंगे तो हमने हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बराबर की संख्या में भी रखा है और आईएएस ऑफिसर को भी रखा, खिचड़ी बना के। तो ये होना क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या लिखे अर्धन्यायिक संगठन का, जब न्याय की कुर्सी पर गैर न्यायिक व्यवसाय का व्यक्ति बैठा हो। लेकिन हमारे यहाँ 100% ऐसा नहीं। दाहिने साइड महाद्वीपीय में इसमें सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी न्यायाधीश बनता है। तो इस तरह के ट्राइब्यूनल में सिर्फ यही हो, ठीक है, सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी न्यायाधीश बनता है। ट्राइब्यूनल की बात हो रही है, न्यायालयों में नहीं। न्यायालयों में तो न्यायिक व्यवसाय का बनेगा ही। अगला पॉइंट लेफ्ट साइड, न्यायाधीशों के, जब भी मैं न्यायाधीश बोल रहा हूं ट्राइब्यूनल के बारे में बात हो रही है। न्यायाधीशों के
नियुक्ति के समय कानून का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। मतलब हम लॉ नहीं पढ़ाते, प्रशासनिक अधिकारी को ले लेते हैं बस। न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय कानून का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। कहां? एंग्लो सेक्शन, इधर इधर दाहिने साइड। इसमें कानून का प्रशिक्षण अनिवार्य है। मतलब भले प्रशासनिक अधिकारी है लेकिन लॉ पढ़ेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखिए, इसकी प्रक्रियाएं जटिल हैं। इसकी प्रक्रियाएं जटिल अर्थात सामान्य न्यायालय की भांति हैं। इसकी प्रक्रियाएं जटिल अर्थात सामान्य न्यायालय की भांति हैं। दाहिने साइड में, इसकी प्रक्रियाएं सरल हैं। इसकी प्रक्रियाएं सरल हैं। चलिए क्वेश्चन लिखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 2013 का आया हुआ। जो भी पढ़ोगे क्वेश्चन लैंड किया हुआ मिलेगा, आता ही आता है ना। चलो भाई, अंतरराज्य जल विवादों का समाधान करने में, अंतरराज्य जल विवादों का अंतरराज्य जल विवादों का समाधान करने में संवैधानिक प्रक्रियाएं समस्याओं को संबोधित करने व हल करने में असफल रही हैं। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर समस्याओं को संबोधित करने व हल करने में असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक, क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? विवेचना कीजिए, है ना। क्लियर है? चलिए अब इस कहानी में वापस आइए। अगर एक डायग्राम ही बना दे कहानी ठीक हो जाएगी। सिर्फ क्या लिखना है इसमें, थोड़ा सा लिखना है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए संविधान में आर्टिकल 262 में व्यवस्था है, संसद कानून बनाएगी, लेकिन विवाद दूर नहीं होता है क्योंकि, तुरंत आ जाना है, क्योंकि भारत में ट्राइब्यूनल जो अपनाया गया है वो कैसा है? एंग्लो सेक्शन प्रकार का, जिसकी संरचना ऐसी होती है, फाइनली यहां जाता ही है। सुप्रीम कोर्ट भले कहती हो कि इसको ऑटोनॉमी है, लेकिन रूल ऑफ लॉ के नाम पर यह मामला इसके कंट्रोल में आ ही जाता है। जबकि जिन देशों में कॉन्टिनेंटल टाइप के ट्राइब्यूनल अपनाए गए हैं वहां इनके डिसीजन फाइनल होते हैं। अगर हम ऐसे सिस्टम को अपनाए होते तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अच्छे तरीके से निपट जाता। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ के जो ट्राइब्यूनल है कोर्ट की फीस लेते हैं, प्रक्रियाएं जटिल होती है ना। जो ट्राइब्यूनल का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर ये बनाई नहीं गई है। कोई कष्ट है आपको लिखने में? पहले जरूर होता, अगर ये नहीं देखे होते तो आप क्या सोचते थे कि गवर्नेंस में कुछ पढ़ना होना नहीं होता है? ऐसा ही होता है। ये दिखने में कॉन्स्टिट्यूशन का लग रहा है, नहीं क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का ना। इसमें अगर देखेंगे तो 5% योगदान संविधान का, 95% गवर्नेंस का। अब सवाल ये तो आ गया, अब जो छपेगा, जो छप रहा है, बस अगला सवाल है, क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या आप ऐसा? अच्छा भाई, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? मंगल ग्रह से लाएंगे? नहीं, ऑप्शन आपके पास है। सीधे कहना कि कॉन्टिनेंटल टाइप का अपनाना चाहिए क्योंकि ट्राइब्यूनल का सही तरीका वही है, वहीं से दे लेंगे, है ना। सुधार के उपाय में क्या है, मुझे लिखवाना ना पड़े, आप समझ गए होंगे। हाँ लिखिए, डर के मारे कुछ चलो लिखो, क्या आप ऐसा मानते हैं कि भारत में ट्राइब्यूनल जैसे अर्धन्यायिक संगठन, ट्राइब्यूनल जैसे अर्धन्यायिक संगठन, ट्राइब्यूनल जैसे अर्धन्यायिक संगठन अपनी संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक जटिलताओं की वजह से सफल नहीं हो पा रहे? इन्वर्टेड कॉमा में रखिए। इस कथन की विवेचना, ये पूरा स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा में ले लीजिए और आगे लिखिए, इस कथन की विवेचना ट्राइब्यूनल के एंग्लो सेक्शन प्रकार, इस कथन की विवेचना ट्राइब्यूनल के एंग्लो सेक्शन प्रकार और कॉन्टिनेंटल प्रकार, महाद्वीपीय प्रकार के प्रतिमानों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए करें, तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए करें, है ना। एंग्लो सेक्शन प्रकार और महाद्वीपीय प्रकार के तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए करें। 250 अब बाहर ये सब क्वेश्चन दिखा दीजिएगा ना, तो कहानी हो जाएगा। और यूपीएससी जिस दिन पूछ देगी होगा कि तो आउट ऑफ द बॉक्स पूछती है, यूपीएससी सब सिलेबस के बाहर सवाल पूछ रही है, एक भी सवाल सिलेबस के बाहर नहीं आता है। हम सिलेबस को समझते नहीं ठीक तरीके से, इसलिए दिक्कत होती है। ठीक है, अभी ट्राइब्यूनल पे चर्चा जारी रहेगी। कल आपकी छुट्टी है, आपके इतने डिमांड को देखते हुए, और अब दिवाली मनाइए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब इसके बाद हम लोग कैट पे बात करेंगे जब हम मिलेंगे। थैंक यू।